जैसे प्रेजेंट टाइम पे इंडिया में ही जो है गाड़ी लैग कर रही है, भैया ने बताया कि अयोध्या में उनको प्रॉब्लम हुई थी। क्या आप फ्यूचर में भी अब आगे मतलब मान लिया अपग्रेड करते हैं कभी आप, तो क्या आप ईवी गाड़ी की तरफ आप आगे जाएंगे कि आप अपनी सेकेंडरी गाड़ी पे भी? बस केवल यही इसमें एक सबसे बड़ा निगेटिव है कि तो जैसे कि गाड़ी को 1 साल हो चुका है अब, और मैं इसका ओडोमीटर दिखा दूं प्रेजेंट टाइम पे, तो जैसे कि ये देखिए ये 45,000 किलोमीटर प्लस चल चुकी है गाड़ी। तो इसका भी बताइए रिलेटेड क्या रहता है आपका जैसे सर्विसिंग जाती है, क्योंकि ये देखिए बेसिकली क्या है कि इसमें ईवी गाड़ी है, तो ऐसा नहीं कि डीजल और पेट्रोल गाड़ी है कि इसमें मोबिल ऑयल चेंज होना है और ये सब चेंज होना है, कुछ नहीं। तो सर्विस के मामले में तो कहीं ना कहीं ये ईवी गाड़ियाँ जो हैं पॉकेट फ्रेंडली तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें महिंद्रा की तरफ से हमें 3 सर्विस जो है फ्री ऑफ कास्ट थी, जो कि पहली सर्विस 1000 किलोमीटर पे, दूसरी 10,000 किलोमीटर पे और तीसरी जो है 20,000 किलोमीटर पे। उसमें लेबर चार्ज जो है वो फ्री था जो है, और 1000 पे तो मान लीजिए कुछ होता ही नहीं, वो तो रूटीन चेकअप की तरह रहता है। और 10,000 पे जब हम इसकी पहली सर्विस कराए तो 10,000 पे केवल और केवल इसमें जो है एसी फिल्टर चेंज हुआ था, जो कि मेरे हिसाब से करीब 360 रुपये लगे थे पहली सर्विस में। और दूसरी सर्विस में भी सिर्फ एसी फिल्टर ही चेंज हुआ था और उसकी प्राइस शायद कुछ बढ़ गई थी, तो 430 रुपये के करीब लगा था। और तीसरी सर्विस जब हम इसकी कराए तो तीसरी सर्विस से जो है सर्विस कास्ट इसमें जुड़ना शुरू हो गया, जो कि करीब महिंद्रा का इसमें पड़ा था 3200-3300 के करीब विथ जीएसटी सर्विस कॉस्ट थी। और एसी फिल्टर और कूलेंट इतना ही चेंज हुआ था। चौथी सर्विस में भी इतना ही हुआ। अब नेक्स्ट सर्विस अब लगभग गाड़ी 45,000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है और अभी तक गाड़ी में कोई भी काम नहीं हुआ। लेकिन अब नेक्स्ट सर्विस में, पिछली सर्विस जो 40,000 वाली करवाए थे उसमें बताया गया था कि ब्रेक शो आपका अगली सर्विस तक आ जाएगा। तो वही अगली सर्विस में 50,000 किलोमीटर के रेंज में एसी फिल्टर और कूलेंट के अलावा कोई काम गाड़ी निकाल रही है, तो केवल ब्रेक शो चेंज होने हैं अगली सर्विस में। उसके बाद आगे देखते हैं क्या कैसे रहेगा इसमें। तो ये बताइए जैसे कि आप जब महिंद्रा के सर्विस सेंटर में जाते हैं तो उनका बेसिकली एक्सपीरियंस क्या रहता है? देखिए जैसे कि आप एक प्रीमियम गाड़ी लेके जाते हैं तो आप चाहते भी कि आपको प्रीमियम सर्विस भी मिले वहाँ पे, ये ना कि आम गाड़ियों की तरह बिल्कुल आपको लगाया जाए और बिहेवियर किया जाए। बिहेवियर बेसिकली क्या रहता है ईवी गाड़ी वालों के लिए? देखिए जैसे आप पूछ रहे हैं कि प्रीमियम गाड़ी लेके जाते हैं, तो आप महिंद्रा को अच्छे से जानते होंगे कि महिंद्रा के पास सारी गाड़ियाँ प्रीमियम ही हैं। उसके पास लो रेंज और लो बजट की गाड़ी है ही नहीं। अपने यहाँ भाई सबसे छोटी गाड़ी जैसे XUV 300 है, वो भी अपने आप में एक अच्छी कार ही मानी जाती है और कॉस्टली भी है, 10 लाख से ऊपर ही आती हैं। तो उससे नीचे महिंद्रा में गाड़ी कोई है ही नहीं, तो सारी गाड़ियाँ महिंद्रा में प्रीमियम ही हैं। तो प्रीमियम जैसा शब्द महिंद्रा के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता है। और बाकी रही बात गाड़ी की सर्विसिंग होती कैसी है, तो जैसे सारी गाड़ियों की सर्विसिंग है वैसे ही इसकी भी सर्विसिंग होती है। इसके लिए कोई अलग से केबिन नहीं है या कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं है वहाँ पे। जैसे सारे उसमें जो वर्कर्स वगैरह या इंजीनियर्स वगैरह होते हैं वही सारे इस गाड़ियों में भी रहते हैं। और इसमें कुछ हमने जहाँ तक इसको देखा कि इसमें कुछ जनरली कुछ करना होता ही नहीं है। सारी चीज़ें चेक कर लिए, अलाइनमेंट बैलेंसिंग वगैरह चेक कर लिए, वो सारी चीज़ें सेम ही है हर गाड़ियों में। और इंजन में कोई काम इसमें है ही नहीं, केवल कूलेंट बदलना है। तो इसकी सर्विसिंग तो बहुत इजी समझ में आती है, कोई फॉल्ट गाड़ी में ना आए तो। बाकी जब तक गाड़ी एकदम बेहतरीन चल रही है कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, आपकी बात तो सही है। जैसे कि क्या होता है कि टाटा और महिंद्रा वाले में जब कोई बंदा सर्विसिंग करवाने जाता है, प्रीमियम मेरे अंदर समझता है महंगी गाड़ी भी आप अगर लेते हैं इन सब की, तो थोड़ी सी उनको सर्विसिंग में मतलब जो एक्सपीरियंस होता है वो हमेशा डाउनग्रेड, वो बताते हैं मतलब बहुत अच्छी सर्विसिंग नहीं रहती। एक्सपीरियंस मतलब जो है सर्विस सेंटर पे एज अ जैसे कि जो उनका सेल्स रहता है, मतलब जो सर्विसिंग में जो उनको मिलता है, तो उसमें क्या होता है कि लोग थोड़ा सा बहुत बोलते हैं बिहेवियर नहीं सही था, उन्होंने मतलब अच्छे से बात नहीं करी, ट्रीट नहीं हुआ अच्छे से, सर्विसिंग में कुछ थोड़ा सा हमको डिफ़ॉल्ट लगा, प्राइसिंग हाई रहती। मैं इस बिहेवियर मतलब मेरा पॉइंट था। देखिए प्राइसिंग तो जो है कंपनी का अपना एक वो है, अब वो किस हिसाब से अपना प्राइसिंग रखी है, किस हिसाब से कस्टमर्स को सर्विस देना चाहती है। बाकी बिहेवियर तो सभी का लगभग ठीक ही होता है।
देखिए समस्याएं हर जगह कुछ ना कुछ हैं, कहीं ना कहीं ये अलग अलग स्वभाव और व्यक्तित्व के लोग होते हैं। तो बिहेवियर ये अपना पर्सनल एक वो है। बाकी एक्सपीरियंस सर्विसिंग के मामले में हमेशा से ठीक है। अपने प्रयागराज में 2 सर्विस सेंटर हैं और दोनों जगह पे हमने सर्विसिंग कराई है, तो महिंद्रा ठीक ही है, गड़बड़ नहीं है। तो अब ये बताइए, जैसे कि आपने पूरा बाइंग एक्सपीरियंस अपना बताया, सर्विसिंग एक्सपीरियंस बताया, तो अब हम लोग कार के पॉइंट पे आते हैं कि इस कार के कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव, जैसे कि आप चलाने में क्या फील करते हैं, कुछ नेगेटिव छोटे मोटे पॉइंट की आपकी कुछ, अगर महिंद्रा ये भी डाल देती तो कुछ अच्छा हो जाता, ये कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए। पॉजिटिव निगेटिव के बारे में अगर हम इसमें बात करते हैं तो निगेटिव इसमें ईवी गाड़ियों में अभी जो सबसे बड़ा निगेटिव है वो कहीं ना कहीं चार्जिंग इंफ्रा है इसका। और चार्जिंग इंफ्रा, बाकी तो सारी चीज़ें सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव। गाड़ी मुझे बेहतरीन लगती है ये ईवी, और चलाने में एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी, जिसको कहते हैं मतलब काफ़ी मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। और बाकी गाड़ी बहुत ही स्मूथ है, कंफर्टेबल है, अच्छा पिकअप है, अच्छा पावर है, सारी चीज़ें हैं। बस केवल यही इसमें एक सबसे बड़ा निगेटिव है कि रेंज और चार्जिंग इंफ्रा। रेंज कहीं ना कहीं हालांकि लगभग 300 के करीब देती है, लेकिन जैसे अगर हम इसको अगर इको मोड में चलते हैं तब 300 के करीब रेंज निकालती है। अगर इसको हम ज़्यादा खींचते हैं या ज़्यादा भगाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं रेंज इसकी ड्रॉप होती ही होती है। हाँ, ये तो है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से प्रेजेंट टाइम पे इंडिया में ही जो है गाड़ी लैग कर रही है। और खास करते प्रयागराज में बता दूं कि प्रयागराज के अराउंड में, मतलब मैं सर्कल बता दूं 100 किलोमीटर राउंड सर्कल ले लें तो कहीं भी प्रेजेंट टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी नहीं है पर्टिकुलर कि आप वहाँ जाके आप चार्ज कर सकते हैं, कुछ नहीं। आप अपने घर पे चार्ज करके जो निकलेंगे आप वही बस रह पाएंगे, बाकी कहीं गाड़ी रुक जाएगी तो फिर वो आप अपने हिसाब से फिर देखिए। इसमें क्या है कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि घर पे, तो घर तो सही बात है कि आप जो लेके निकलते हैं अपना बैकअप, वो सबसे ज़्यादा माइंड से लेके रखना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल तो जो आप अपना बैकअप घर से लेके निकलते हैं उसी पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट है। क्योंकि मैं इसको लेके एक बार अयोध्या गया था, तो अयोध्या वहाँ पे गया तो अब जैसे इसके हर कंपनियों के भी अलग अलग ऐप हैं। जैसे आपको 2 ही 3 चार्जर इसमें मेन अभी चल रहे हैं, जैसे टाटा पावर का है उसका मेन ठीक ठाक है स्थिति, और स्टैटिक्स का भी है, उसके भी चार्जर लगभग कुछ मतलब ठीक ठाक मिल जाते हैं उसके भी चार्जर। और अभी तो जियो ने भी इसमें एंट्री मार दी है पल्स के नाम से, पल्स बीपी चार्जिंग स्टेशंस के नाम से जियो की भी एंट्री हो चुकी है। तो धीरे धीरे हालांकि इंफ्रा कहीं ना कहीं इसका बढ़ेगा, लेकिन मैं अपना अनुभव जैसे बता रहा हूँ कि मैं इसको अयोध्या लेके गया था तो टाटा पावर का ऐप था, मैं उस पर देखा तो वहाँ पर चार्जर लाइव दिखा रहा था, और चार्जिंग स्टेशन पे पहुँचा तो पता चला कि जो है वो चल ही नहीं रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल फॉल्ट है। कस्टमर केयर से भी बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये अभी एक्टिव नहीं है करंट टाइम पे। अब वहाँ पे समस्या ये आती है कि जैसे पता चला हम एक तो ऑलरेडी लो बैटरी लेके वहाँ पे पहुँचे, अब हमको दूसरा चार्जर खोजना है, तो दूसरा चार्जर खोजने में वो सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है। तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा हेडअप हो गई कि यार अब क्या किया जाए, हम देख के आए, क्योंकि वहाँ जाने पे भी 8-10% बैटरी हमने एक्स्ट्रा खर्च की उस स्टेशन पे पहुँचने पे, अब वहाँ से खाली हाथ लौटना है, तो ये कहीं ना कहीं थी समस्या। हालांकि अब धीरे धीरे स्टेशंस वगैरह डेवलप हो रहे हैं, अब तो जो है लगभग ठीक ही ठाक स्थिति अब धीरे धीरे दिख रही है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ें ये है कि जैसे BPCL का भी है, इंडियन ऑयल ने भी EV चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं वो भी। तो अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि लगे तो बहुत हैं लेकिन अभी वो एक्टिव नहीं है, उनकी सर्विस नहीं है। तो एक्टिव भी हैं तो उनकी सर्विस भी 24 आवर्स नहीं मिल पाती है। कहीं ना कहीं बिजली का इशू है, क्योंकि वो चलने तो इलेक्ट्रिसिटी से ही है, पता चला कहीं सप्लाई नहीं है, कहीं कोई फॉल्ट है, कहीं कुछ है, तो वो सारी चीज़ें झेलनी तो एटलीस्ट कस्टमर को ही हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें निगेटिव अभी है हालांकि, लेकिन अब आने वाला फ्यूचर तो माली ईवी का ही है, तो आपका माली दबदबा आने वाला है। अब आप दबदबे पे चलेंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके जेब पे भी कम खर्चा आएगा और चार्जिंग पॉइंट फिलहाल हर जगह रहेगी। और जैसे जेब खर्च की आप बात कर रहे हैं, तो जेब खर्च हमने जो अभी तक इसको अनुभव किया है इस गाड़ी को, अपनी गाड़ी को, तो ये करीब मुझे 1 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से ये गाड़ी कॉस्ट इसकी पड़ती है। CNG से भी कम पड़ती है, 1.5-2 रुपए मान लीजिए CNG पड़ रही है, तो इनका 1 रुपये पड़ रही। तभी तो मैं पूछा कि जेब आपका बिल्कुल बचाएगी अगर आप पॉकेट फ्रेंडली में तो सबसे बेहतरीन है। और यही मेरा उद्देश्य भी था इसको लेने का कि पॉकेट फ्रेंडली हमको
पड़े, और आप देख भी रहे हैं कि ड्राइविंग मेरी ठीक ठाक पड़ जाती है। एक साल में लगभग 45,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, तो उसी हिसाब से हमने इसको लिया भी था और ठीक भी है हमारे हिसाब से। अभी तक हमको इसमें भी कोई विशेष समस्या नहीं है, और हमने अपने 2-4 दोस्तों को भी सजेस्ट किया, और 2-4 दोस्त हमारे ये गाड़ी उनके पास भी है, वो सब हमारे कहने पे ही वो लोग भी गाड़ी लिए। नहीं, अगर एक ग्रुप में ये बात है, अगर एक ग्रुप में ईवी गाड़ी आ जाती है तो वो सबको एक ऐसा पॉजिटिव, जैसे कि मैं भी प्रेजेंट टाइम बता दूं कि ईवी के थोड़ा सा खिलाफ ही रहता हूँ, प्रेजेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना इस वजह से। पर जैसे भैया कह रहे हैं कि मैं चला रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में ये इस चीज़ को एक्सपीरियंस देता हूँ, तो कॉन्फिडेंस इससे रहता है कि भैया एक बंदा जो ईवी लेके चला रहा है उसकी मैं ज़्यादा सुनूंगा, और भाई मेरी मत सुनो। मैं तो ये खुद से मानता हूँ, क्योंकि भाई मैं तो डीजल और पेट्रोल के ज़्यादा मतलब अभी प्रेजेंट टाइम पे हूँ, क्योंकि अभी ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि नहीं बना। जैसे भैया ने बताया कि अयोध्या में उनको प्रॉब्लम हुई थी, तो एक चीज़ ये बताइए छोटा सा कि क्या कभी आपके साथ एक ऐसा इंसिडेंट, ये भी इंसिडेंट हुआ है क्या कि गाड़ी पूरा 0 पे आके रुक गई हो, ऐसा कहीं मतलब नहीं, अभी तक तो इसको हम सबसे लोएस्ट 2% तक इसको लेके आए हैं, और 2% के बाद तो हिम्मत भी नहीं पड़ती है। चलिए, अब हमको लगता है आपको कभी जरूरत भी ना पड़े, इससे पहले यूपी गवर्नमेंट जो है इस पे काम कर ले जाए। और जैसे कि हम प्रेजेंट टाइम पे गंगा एक्सप्रेस वे पे खड़े हुए हैं, वीडियो बनाए, अभी फिलहाल वर्किंग पे नहीं है, वर्क ऑन प्रोग्रेस है। इस पे मैं बता दूं गवर्नमेंट ईवी चार्जिंग लगाने वाली है, फ्यूल पंप जैसे बनेंगे, ताकि ये पूरा मुंबई सब जो एक्सप्रेस वे पूरा कनेक्ट करे, तो आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। नहीं, एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवेज पे उतनी समस्या नहीं है, ज़्यादा समस्याएं हैं छोटे शहरों में, और छोटे शहरों में ही ज़्यादा इसमें समस्या है। बाकी तो बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में अच्छी सर्विसेज हैं, जैसे लखनऊ वगैरह में तो हमको लगता है कि 50 चार्जर हैं जो एक्टिव रहते हैं हमेशा, तो वहाँ समस्या नहीं। लेकिन जो छोटे शहर हैं, जैसे हम लोग छोटे शहर में ही हैं, प्रयागराज हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, जैसे हम गांव रहते हैं तो गांव हमारा प्रतापगढ़ में ही पड़ता है, ज़्यादातर गांव में ही रहना हो, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है अभी इसके बारे में। और बाकी कास्ट इफेक्टिव के मामले में तो गाड़ी है कि 400 किलोमीटर, इसको जैसे लखनऊ जाना होता है 200 किलोमीटर पड़ता है, तो 200 जाते हैं और 200 आते हैं, तो जो और गाड़ियाँ हैं 3000-4000 का डीजल पेट्रोल खा रही हैं, इसमें हम 500 रुपये में अप डाउन कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अब ये बताइए, जैसे कि XUV 400 प्रेजेंट टाइम पे महिंद्रा ने डिसकंटिन्यू कर दी है, पर ये एज अ नोटिस पीरियड पे डिसकंटिन्यू नहीं करी, पर प्रेजेंट टाइम अगर आप शोरूम पे जाएंगे, मैं एज ए अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, शोरूम पे अगर आप जाएंगे और बोलेंगे मेरे को XUV 400 चाहिए, तो कहेंगे सर अब अवेलेबल नहीं है, अब हमारे पास BE6 और XC9 है। तो मैं प्रेजेंट टाइम ये भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, उनके साइट्स पे पूरा फुल जोर अब प्रेजेंट टाइम पे हो गया ईवी गाड़ी के XC9 और BE6 और XC9 पे। तो आपको क्या कहना है, जो डिसकंटिन्यू कर दी है प्रेजेंट टाइम पे गाड़ी, क्या ये ठीक करी है गाड़ी की? आपको क्या कहना है इसके बारे में? आप यार ओनर ही हो गए इसका कार की। गाड़ी तो मान लीजिए हमारे पास है, और कोई भी कार ओनर ये नहीं चाहेगा कि जो गाड़ी उसके पास वो डिसकंटिन्यू हो, लेकिन ये है कि हालांकि महिंद्रा को इसको डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए था, और गाड़ी अच्छी है। और जो प्राइस रेंज अभी ये वर्तमान समय में जो ऑफर कर रहे थे, अच्छा खासा डिस्काउंट इस पर, करीब 3 लाख रुपए का डिस्काउंट इस समय इसमें चल रहा था। गाड़ी हालांकि शुरू में जो है करीब 21 लाख 22 लाख के रेंज में ये गाड़ी बिक रही थी, फिर उसके बाद ये करीब 17-18 की रेंज में बिक रही थी, अभी तो ये 15-16 की रेंज में बिकना शुरू हो गई थी। हो सकता है और उनकी कॉस्ट उस हिसाब से ना निकल पाती हो, इस वजह से डिसकंटिन्यू किया, लेकिन गाड़ी कंटिन्यू रखने लायक है। थोड़ा बहुत इसमें जो भी अगर महिंद्रा चाहती है कि कुछ इसमें चेंज वगैरह करके करे तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। भाई गाड़ी कंटिन्यू करने लायक नहीं थी, प्राइस वगैरह थोड़ा घटा के ऊपर नीचे करके इसको रखना चाहिए एक मिड रेंज में। देखिए गाड़ी तो मैं बता दूं कि जैसे XUV 300 थी, उसी सेम चैसी सेम बॉडी पे ये सेम XUV 400 इन्होंने निकाला था। तो प्रेजेंट टाइम बता दूं कि XUV 300 जो है उसको भी तो हटा दिया, 3XO नाम से इन्होंने नई गाड़ी ले आया है। तो जैसे कि महिंद्रा का सबसे बड़ा फॉल्ट ये भी था कि जब इन्होंने XUV 400 लॉन्च करी अपनी ईवी में, तो एडवर्टीजमेंट उसकी जो थी बहुत कम की, जिस हिसाब से जैसे कि BE6 और XC9 की एडवर्टीजमेंट जिस हिसाब से की जा रही है, उस हिसाब से अगर इसकी भी करी जाती तो मेरे को लगता है कि ये प्रेजेंट टाइम पे एक अच्छा ये प्रोडक्ट निकल के आता। तो यही सबसे बड़ा लैग रहा एडवर्टीजमेंट का। अगर इसको करती, जैसे प्रेजेंट टाइम बता दूं, टाटा जो है अपनी नेक्सॉन निकाली थी, उसकी एडवर्टीजमेंट इतनी ज़्यादा करी कि प्रेजेंट टाइम तक वो अपने फेसलिफ्ट दौर पे भी आ चुकी है, पर वो नेक्सॉन चल रही है। इसी तरह अगर ये गाड़ी भी होती तो ये भी चल रही होती। पर तो अब ये बताइए कि इस गाड़ी को ईवी की जो रेंज है उसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कि CNG पेट्रोल की रेंज बहुत वो रहती है, तो आपको ईवी रेंज से क्या आपका कहना है?
देखिए, रेंज के बारे में तो हम ये कहना चाहेंगे कि अब डीजल और पेट्रोल तो मान लीजिए जैसे हम एक टैंक अगर हम पूरा फुल करते हैं तो लगभग 400 के करीब उनकी रेंज आती है। और अगर हम सीएनजी से इसकी तुलना करते हैं तो सीएनजी में एक फुल टैंक में जितनी भी गाड़ियां हैं सीएनजी में 170 से मैक्सिमम 200 किलोमीटर की रेंज निकालती हैं। और वहीं पे अगर आप जैसे इस गाड़ी की हम बात करते हैं जो कि लगभग 300 किलोमीटर की रेंज देती है, तो कहीं ना कहीं उससे लगभग डबल की रेंज है। और आज के समय में जैसे सीएनजी से अगर हम कंपैरिजन करें तो सीएनजी पंप्स में आप चले जाइए तो 1 घंटे से कम कहीं भी आपको समय नहीं लगता है। इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं सीएनजी में कि बहुत ही ज़्यादा टाइम का लॉस है। अगर उस हिसाब से हम इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं लगभग उससे 1.5 से 2 गुना के करीब हमको इसमें रेंज मिलती है। हाँ, ये है कि सीएनजी में थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा फ्यूल भाई है कि पेट्रोल का ऑप्शन उसमें होता है तो हेडक नहीं होती, और इसमें थोड़ी सी हेडक कहीं ना कहीं होती है। लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सीएनजी से तो बेहतर समझ में आती है कि इसमें भले जो है थोड़ा सा इंफ्रा आज के समय में कम है, चार्जर्स जो हैं अभी उतने ठीक ढंग से नहीं उपलब्ध हैं, लेकिन ये है कि उतनी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है कि आपको इतना इसके बारे में सोचना पड़े। और थोड़ा सा जैसे लोगों के दिमाग में भी ये भी चलता है कि जो है बहुत लगेगा चार्जिंग में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चार्जिंग स्टेशंस पे गाड़ियाँ चार्ज होती हैं आधे घंटे से 1 घंटे का मैक्सिमम टाइम उसमें लगता है। चार्जर की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैपेसिटी कितनी है। तो आधे घंटे 1 घंटे का टाइम आपका कभी कभी जाना है। और सीएनजी में तो जो है उसको आप घर में ना सीएनजी भर सकते हैं और ना ही जो है लाइन से छुटकारा पा सकते हैं सीएनजी स्टेशंस के। तो वहाँ पे अगर ओवरऑल एवरेज टाइम देखा जाए तो वहाँ पे टाइम की किलिंग ज़्यादा होती है। तो आज हम चलिए अब हम जो सबसे अपना लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप फ्यूचर में भी अब आगे मतलब मान लिया अपग्रेड करते हैं कभी आप, तो क्या आप ईवी गाड़ी की तरफ आप आगे जाएंगे कि आप अपनी सेकेंडरी गाड़ी में भी क्या कुछ पेट्रोल डीजल कुछ रखेंगे इस तरह? मेरा मानना इस बारे में ये है कि जितने भी ईवी ओनर्स हैं जो ईवी का एक्सपीरियंस एक बार ले चुके हैं, वो ईवी को छोड़ना उनके लिए बहुत कठिन है। क्योंकि गाड़ी की जो स्मूथनेस है, जो पावर पिकअप परफॉर्मेंस है, वो शायद कोई डीजल पेट्रोल कार नहीं दे सकती हैं। और आने वाले समय में जैसे आप पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में, तो आने वाले समय में भी हम ईवी को ही प्रेफर करेंगे फिर से, क्योंकि तब तक आने वाले समय में अच्छा बैटरी पैक मिलेगा हमें, जो कि कंपनियां ऑफर करने भी लगी हैं। सारी कंपनियों में पैक भी अच्छा है और इंफ्रा भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में डेवलप अच्छा खासा मिलेगा। तो अब इसके बाद अगर हम दूसरी गाड़ी भी कभी चेंज करते हैं तो शायद ईवी की तरफ ही फिर से जाएं। तो चलिए, कुछ यही वीडियो थी मेरी XUV 400 सीटर। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए। और मैं बता दूँ, अगर आपको भी अपनी गाड़ी का, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो बाइंग का, या कोई आप भी डीजल पेट्रोल सीएनजी यूज़ करते हैं, अगर आपको भी ओनरशिप रिव्यू देना हो तो तो बता दूँ कि अगर आपको ईमेल आईडी आ रही होगी उस पर आप जाके हमको ईमेल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी। तो और हम लोग भी आपकी सेम ऐसी वीडियो बनाएंगे। चलिए, हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो आप हमारे साथ जुड़ के ये एक साथ घीस का देती ना, स्लो कर दिया। अच्छा चलो, तो चलिए, कुछ यही वीडियो थी मेरी इस XUV 400 से रिलेटेड। अगर स्टार्ट हमारे ईमेल आ रहा होगा वहाँ पे आप पॉज कर देना। तो अगर आपके पास भी कोई गाड़ी अगर आप रिव्यू देना चाहते हो तो आप हमारी ईमेल आईडी आ रहा होगा, उस पर आप जाके तो आपको ईमेल आईडी इसकी आवाज जो है ना, स्टार्ट।